जय हिंद बच्चों, जय हिंद बच्चों। मैं निर्भय सर आप सभी का जेबीएम एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर के बारे में हम लोग जितने सारे टॉपिक है इस चैप्टर में सारे टॉपिक को वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को जानने समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, अगर पूरे चैप्टर में बात किया जाए तो पूरे चैप्टर में जो आपको स्लाइड जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, पूरे चैप्टर में टोटली ये सारे अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हैं, ये सारे टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो पूरे चैप्टर में द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ में पूरे चैप्टर में आपको ये सारे टॉपिक अगर आपको पढ़ना होता है, अगर ये आपको क्लियर है तो समझिए कि ये चैप्टर भी आपको क्लियर है। तो वन बाय वन ये जितने सारे टॉपिक है हम इसको वन बाय वन कवर करेंगे और इसको जानने समझने का कोशिश करेंगे। चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं सेल से और सेल के इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपको समझना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सेल है क्या। ठीक है, सेल का मतलब क्या होता है। तो वन बाय वन जितने सारे लाइन है सारे लाइन को वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। देखिए, अगर बात किया जाए सेल के बारे में तो सेल वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है कि द वर्ड सेल इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला। यानी जो वर्ड जो सेल वर्ड है ना, एक लैटिन वर्ड से क्या हुआ बना है, जिसका मतलब क्या होता है, मीनिंग सेलुला से बना है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, यानी छोटा सा कमरा। कमरा आप देखें नॉर्मल तो कमरे में क्या होता है, चारों तरफ से दीवार से वो कवर रहता है और बीच में जगह जो है खाली होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका लॉजिक इन्होंने अगर बात है लिटिल रूम के से क्या लॉजिक बनता है आगे हमें क्लियर हो जाएगा। तो द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट कॉल सेल। यानी जितने सारे जीव हैं, जितने सारे जीव हैं उनकी बॉडी जो है बिल्कुल स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। क्लियर है। सेल जो है, सेल की जो शेप और साइज जो होती है बिल्कुल अलग अलग होती है। वो ओवल शेप में होता है, स्पेरिकल शेप में होते हैं, रेक्टेंगल शेप में, स्पाइरल हो गया, उसके बाद इरेगुलर शेप में भी होते हैं जैसे कि नर्व सेल। तो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स प्लांट में अलग अलग शेप और साइज के क्या होते हैं, सेल होते हैं। ठीक है, आगे अगर अगला पॉइंट को समझने की कोशिश करें, सेल आर फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि किसी जितने सारे जीव हैं, जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, वो पूरे उनकी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहा होगा। मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश किया हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, अगर हम घर बनाने जा रहे हैं तो घर अगर अगर नॉर्मली हम घर बनाने जा रहे हैं तो घर बनाने के लिए हमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की क्या जरूरत पड़ती है, ब्रिक। ब्रिक से क्या बनता है, वॉल बनेगा। वॉल से क्या बनेगा, रूम बनेगा। रूम से क्या बनेगा, एक पूरा हाउस यानी घर बन के तैयार हो जाएगा। वैसे ही हमारे बॉडी में भी होता है। अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से जाकर एक पूरा शरीर का निर्माण होता है। क्लियर है। तो यहां पे हमने ये समझा कि ब्रिक से वॉल, वॉल से क्या बनता है, रूम, रूम से क्या बनेगा, हाउस बनेगा। सेम कंडीशन ये हमारे बॉडी में होता है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो उम्मीद करता हूं कि हमें क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इस स्लाइड में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेल का खोज कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग समझेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा कौन कौन से सेल, कैसे सेल का खोज हुआ था। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है सेल का खोज जो है रॉबर्ट हुक, यानी अगर हम ध्यान से समझने का कोशिश करें तो रॉबर्ट हुक के द्वारा शुरुआत किया गया था 1665 में। यानी सबसे पहले जो है सेल का खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था, जो कि एक प्रकार के इंग्लिश साइंटिस्ट थे। क्या थे, इंग्लिश साइंटिस्ट यानी ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। और इन्होंने एक बुक लिखा था, जिसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। वो दरअसल कर क्या रहे थे, तो वो स्टडी कॉर्क, कॉर्क का मतलब होता है छाल, यानी वो स्पेशली पेड़ के छाल के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो वो भी क्या था, डेड सेल ऑफ ओक बार्क, यानी ये बार्क का मतलब ही होता है छाल, यानी ओक एक प्रकार के पेड़ होता है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे फोटो दिखाने का कोशिश किया हूं। तो ये स्पेशली इसके छाल के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो एक प्रकार के डेड सेल था। ठीक है, तो क्या नोटिस करते हैं, वो नोटिस ये करते हैं कि वो स्पेशली आप उनके द्वारा बनाया गया जो माइक्रोस्कोप था,
जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, उनके द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप था। ठीक है, तो स्पेशली जो है वो क्या उस मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से वो क्या नोटिस करते हैं कि सेल जो है एक प्रकार के ज्योमेट्रिक बॉक्स शेप स्ट्रक्चर है, इसलिए इन्होंने क्या नाम दिया, इसका सेल नाम दे दिया। ठीक है, यानी नोटिस रिपीटेड ज्योमेट्रिक बॉक्स शेप, यानी ज्योमेट्रिक बॉक्स के शेप के जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, सेल रख दिया। He was actually observing cell wall in the empty space। जैसे अगर हम देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल समझाने की कोशिश किया हूं, जैसे आपको मधुमक्खी के जो छत्ता मैंने दिखाने का कोशिश किया है, इसमें देखिए बीच में जो है ना आपको जगह खाली, देखिए यहाँ पे बीच में जगह जो अलग अलग जो खाली कैसे दिखाई दे रहा है, यानी इसमें बीच में एक अलग अलग फील होता है। वैसे ही नॉर्मल वो ये देख रहे थे कि आखिर जो है सेल वाल होता क्या है और इसके बीच में खाली जगह क्यों होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल हमारा घर होता है और घर के चारों तरफ से हम कमरे में बैठे होते हैं और कमरे के चारों तरफ से दीवार है और बीच में खाली जगह होता है, तो सेम कंडीशन वो सेल में वो देखने लगे कि सेल जो है वो क्या है, चारों तरफ से तो सेल वाल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बीच में खाली जगह है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, तो वो एक प्रकार के ऑब्जर्व कर रहे थे, कौन, रॉबर्ट हुक। क्लियर है, तो हमने ये समझा नॉर्मल सेल का खोज कब हुआ, किसके द्वारा हुआ और क्या क्या अलग अलग प्रकार के हमने इसके बारे में जाना। ठीक है, अब हम लोग यानी डेड सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, खोज किया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे हम लोग समझेंगे कि लिविंग सेल का खोज जो है ना, लिविंग सेल का खोज किसने किया था। ठीक है, तो लिविंग सेल का खोज सबसे पहले जो है एंटोन ल्यूनहॉक 1674 में इसका खोज किए थे। ठीक है, तो यहां पे हम समझने का कोशिश करते हैं, 1674 में जो है सबसे पहले उन्होंने खोज किया था। इसके बात करें तो इनको एंटोन ल्यूनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब आप बोलोगे कि सर माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखेंगे कि अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है किनको, एंटोन ल्यूनहॉक को, यानी इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल का खोज किया 1674 में। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो स्पेशली कहाँ के रहने वाले थे, वो डच साइंटिस्ट थे, यानी डच भाषा बोलते थे, और नीदरलैंड के रहने वाले थे। ही डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल, यानी सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल का खोज किया था। वो कहाँ पे खोज किया था, इन्होंने तालाब में खोजा, तालाब में सबसे पहले खोज किया था। और उस सेल का उन्होंने नाम क्या रखा, तो उस सेल का उन्होंने नाम रखा था एनिमलक्यूलस। बहुत अच्छी पॉइंट है, याद रखेंगे इसे, यानी उन्होंने सबसे पहले तालाब के अंदर उस सेल का खोज किया और उस सेल का नाम क्या रखा, एनिमलक्यूलस। ठीक है, चलिए, he discovered a sperm and identified the sperm cell of the human, dog, rabbit, fish and insect। इन्होंने अलग अलग स्पर्म के बारे में खोज किया, चाहे वो ह्यूमन की बात हो, चाहे डॉग, रेबिट, फिश, इंसेक्ट। कब खोज किया था, तो इन्होंने 1678 में खोज किया था। कौन, एंटोन ल्यूनहॉक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ही गेव द फर्स्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल के बारे में दुनिया के सामने जो है कौन रखा था अपनी बात, एंटोन ल्यूनहॉक। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। अगर कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो कमेंट्स के थ्रू जो है मुझे आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हम टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, सेल थ्योरी। यानी सेल थ्योरी में सेल के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना क्या क्या मत रखा था, क्या क्या बातें रखा था, इसमें हम सेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो बातें अगर देखा जाए सेल थ्योरी में, तो पहली जो बातें है इसमें अलग अलग, यानी एम सेचेल्डियन, ठीक है, उसके बाद थिरोडी सचवान 1839, यानी ये 1839 में आते हैं, और ये पहला जो साइंटिस्ट है 1838 में आते हैं। ये क्या बताते हैं, तो ये बोलते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल के ही प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है सेल थ्योरी में, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बनी होती है। तो हमने ये 2 पॉइंट पढ़ा सेल थ्योरी में। तीसरा पॉइंट जो है 1855 में जो है एक साइंटिस्ट आते हैं, जो जर्मन साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ
विर्चो, वो बोलते हैं कि अगर हम पुराने सेल्स हैं अगर उसको भी डिवाइड करते हैं तो उससे एक नया सेल्स क्रिएट हो सकता है। कमाल की बात ये है कि ये तीनों साइंटिस्ट जो थे वो जर्मन के रहने वाले थे, यानी जर्मनी के रहने वाले थे। तो उम्मीद करता हूं कि सेल थ्योरी क्लियर हो गया होगा। सेल थ्योरी है क्या? तो सेल थ्योरी में 3 पॉइंट रखा गया था 3 साइंटिस्ट के द्वारा। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बनी होती है। पुराने सेल से भी नए सेल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला हम टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। पहले ऑलरेडी मैंने आपको पहले वाली स्लाइड पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि हमारे बॉडी में बेसिकली हमारा बॉडी जो है इस तरीके जो स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा है ऐसे ही बॉडी बनती है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से जाके फिर एक बॉडी तैयार होती है। क्लियर है? तो बेसिकली ये पॉइंट तो आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अलग अलग प्रकार के हम लोग जो है ना टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी अगर हम बात करें कि अलग अलग प्रकार के अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स, यानी नंबर ऑफ सेल्स के अनुसार दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मैंने आपको स्क्रीन में दिखाने का कोशिश किया है। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब पता है, यूनि का मतलब वन, यानी ऐसे जीव जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब मैनी सेल ग्रुप टुगेदर, यानी बहुत सारे सेल जब आपस में ग्रुप होंगे और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यानी वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो पहला एग्जांपल फंगी हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सब एग्जांपल किसके हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर भी समझ में आ गए। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब हमारा अगला जो पॉइंट है इसमें हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूरोकैरियोटिक। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूरोकैरियोटिक सेल्स। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें हम समझेंगे, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है बेसिकली ये इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट, यानी न्यूक्लियस का जो रोल होता है उतने प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। इसमें सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्रोमोजोम्स की जो संख्या होती है मल्टीपल क्रोमोजोम्स होते हैं और इनकी साइज जो होती है स्पेशली आपको अगर हम बात करें तो 1 से 10 माइक्रोमीटर के साइज होते हैं सेल के बेसिकली। ठीक है, अगर हम बात करें यूरोकैरियोटिक, तो यूरोकैरियोटिक में जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर देखा जाए यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे आपको जो है ना करना क्या है बेसिकली, इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो नोट है ना इसको आप इरेज कर दीजिएगा। ठीक है, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। ठीक है, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोजोम्स, यानी इसमें क्रोमोजोम्स की संख्या जो होती है वो सिंगल्स होते हैं। साइज की अगर बात किया जाए तो 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। देखिए यूरोकैरियोटिक सेल्स में ह्यूमन हो गए, ह्यूमन एग्जांपल हो गए, एनिमल हो गया एग्जांपल। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका जो है ना स्पेशली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल डाल सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूरोकैरियोटिक सेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बात किया जाए कंपोनेंट के बारे में तो देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ सेल्स। सेल के 3 कंपोनेंट होते हैं जो मैंने दिखाने का कोशिश किया हूं। पहला जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, दूसरा है प्रोटोप्लाज्मा और तीसरा जो है आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना होगा यहाँ पे तो 2 ही कंपोनेंट हो सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म में जो है ना अगर और अच्छे तरीके से डीपली पढ़े तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है, तो प्रोटोप्लाज्म में जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है प्रोटोप्लाज्म में ही आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 जो है पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म और उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, तो स्पेशली ये सेल मेम्ब्रेन कीप ऑल द पार्ट ऑफ द सेल इनसाइड, यानी सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल के को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, यानी ये स्पेशली जो है सेल के जितने सारे पार्ट होते हैं उसको अंदर रखने का काम करता है और ये डिसाइड करता है कि सेल के अंदर क्या इंटर होना है और क्या एग्जिट होना है, जैसे कि वाटर, न्यूट्रिएंट, वेस्ट या अदर कोई भी चीज
तो वो डिसाइड कौन करता है, ये स्पेशली जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल सेल का जो है आउटर लेयर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और एक प्रकार के लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है। ये काफी ज्यादा जो है थिन होता है, डेलिकेट होता है, इलास्टिक होता है, और ये डिसाइड करता है कि हाँ सेल के अंदर क्या जाना है और क्या बाहर आना है। ठीक है, तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, यानी ये स्पेशली ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये प्रोटीन और लिपिड, लिपिड का मतलब होता है फैट। ठीक है, तो स्पेशली याद रखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये अलाउ करता है क्या इंटर होना है और क्या एग्जिट होना है सेल के अंदर। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे सेल वाल के बारे में। ठीक है, सेल वाल होता क्या है और सेल वाल को हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए सेल वाल जो होता है बेसिकली जो है देखा जाए तो ये यूरोकैरियोटिक यानी प्लांट सेल में होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, कौन, सेल वाल। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सेल वाल जो होता है नॉन लिविंग होता है, यानी इसकी थिक, यानी थिक का मतलब काफी ज्यादा इसकी मोटाई होती है। प्री परिमेल कवरिंग मेड ऑफ द सेलुलोज, ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है और ये यूरोकैरियोटिक प्लांट सेल में अवेलेबल होता है। इसका काम क्या है, तो सेल का शेप प्रोवाइड कराना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, और सेल जो है सूख ना जाए तो सूखने से बचाने में मदद करता है, और अलग अलग प्रकार के सेल के अंदर अलग अलग सब्सटेंस को इन और आउट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक को समझने का कोशिश करते हैं। साइटोप्लाज्म, हम लोग समझेंगे कि साइटोप्लाज्म का क्या काम है। तो साइटोप्लाज्म अगर देखा जाए तो बेसिकली जो है साइटोप्लाज्म जो है दो वर्डों से बना है। साइटोप्लाज्म जो है दो वर्डों से बना है। साइटो का मतलब वो सेल होता है, प्लाज्म का मतलब फ्लूइड, यानी आप याद ये बताना है आपको कि लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और से यहाँ पे मैंने डिफिनेशन देने का कोशिश किया हूं, इनसाइड द सेल देयर इज अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर बहुत बड़े अमाउंट पे एक लार्ज लिक्विड सब्सटेंस से पूरा क्या होता है, कवर रहता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यानी आप याद रखेंगे कि सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो मेनली किससे मिलकर बना होता है, वाटर से मिलकर बना होता है, और अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट को अपने अंदर डिजल्व करने का, घुलाने का क्या करता है, मदद करता है। तो चलिए हमने साइटोप्लाज्म के बारे में भी कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि साइटोप्लाज्म के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। देखिए न्यूक्लियस की अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियस जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर लोकेटेड होता है। ठीक है, इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। जैसे हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर क्या है, ब्रेन है, सेम टू सेम जो है कंट्रोल सेंटर सेल का कंट्रोल सेंटर कौन है, सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे इट इज अ सिमिलर फंक्शन टू द ब्रेन ऑफ द बॉडी विच हेल्प टू कंट्रोल ईटिंग मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, यानी सेम टू सेम हमारे ब्रेन के जैसा ही इसका फंक्शन होता है। यानी सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करने का कौन काम करता है, न्यूक्लियस करता है। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलिज, यानी बहुत कमाल का टॉपिक है, और यहीं से जो है बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्कूल में पुटअप भी होते हैं, और इसी को अच्छे तरीके से हमें समझना भी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिफिनीशन से। तो ए स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, यानी एक छोटा से छोटा स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये स्पेशली लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेलिज कहा जाता है। यानी आप बताएंगे कि ए स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये छोटा से छोटा स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो ये स्पेशली जो है ये लिविंग और नॉन लिविंग चीजों से, यानी साइटोप्लाज्म जो है जिस चीजों से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज बोला जाता है। बेसिकली इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है मिटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, गोल्गी एपराटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, इसके बाद राइबोसोम्स हो गया, प्लास्टिड्स हो गया। तो ये सारे टॉपिक जो है हम लोग अच्छे तरीके से इसको आपको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो हम पार्ट सेकंड वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको सातों के सातों जितने सारे हैं वन बाय वन हम लोग उस पर कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।